हेलो फ्रेंड्स। सो पिछली वीडियो में वी डिस्कस कोर्स इंट्रोडक्शन एंड सम डिटेल्स अबाउट ब्लॉक इंट्रोडक्शन एंड इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 का यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। रिमेंबर, यूनिट 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो कीप इन माइंड कि इस यूनिट को आप अच्छे से समझें और जिस हिसाब से मैंने यूनिट 1 लिखा हुआ है इस नोट्स को आप ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पॉइंटर्स अपनी नोटबुक में बनाते चले, बिकॉज यूनिट 1 पेपर में बहुत आता है क्योंकि ये एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस और ये कुछ इस यूनिट के पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये पूरे पार्ट्स को कि हम लास्ट तक डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ एसआरएस? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। जब मैं कोर्स इंट्रोडक्शन पढ़ा रही थी तो मैंने बताया कि एसआरएस क्या होता है, क्योंकि यूनिट 1 एसआरएस से रिलेटेड है पूरा, तो आपको इसमें भी यही पढ़ना है। वो ओवरव्यू था और मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। एसआरएस बेसिकली अगर डेफिनेशन पे चले, ये एक डॉक्यूमेंट होता है या ब्लूप्रिंट होता है दैट कंटेन्स द कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनने से पहले प्लानिंग की जाती है, तो जो प्लानिंग वाला पार्ट है उसमें एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि हाँ, जो आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस, ये जो जितने भी स्टेप्स हैं, इस पूरे प्रोसेस को एसडीएलसी कहते हैं, राइट? आप मैंने बताया था। तो ये जितना भी प्रोसेस है इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है पहले। इस जो आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उससे पहले उसका एक डॉक्यूमेंट बनाए होते हैं जिसमें ये पूरा प्रोसेस लिखा होता है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो यही डॉक्यूमेंट है एसआरएस। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? इस डॉक्यूमेंट में होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, ठीक है? व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसकी स्पीड कैसी होगी, ये सब कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड वन इज़ इंटरेक्शन और इंटरफेस बोलो, हाउ इट विल इंटरेक्ट विद यूज़र, हार्डवेयर एंड अदर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आपका जो सॉफ्टवेयर है आप उसको कनेक्ट करते हो पेमेंट गेटवे के साथ, तो वो कैसे पेमेंट्स ले रहा है, कैसे नहीं कर। आपका सॉफ्टवेयर के साथ एक डेटाबेस भी होता है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का एक डेटाबेस होता है, राइट? तो अमेज़ॉन अपना जो यूज़र का डेटा फेच कर रहा है, कैसे कर रहा है? डेटाबेस से कर रहा है। तो वो इंटरफेस कैसा होगा सॉफ्टवेयर का, वो चीज़ है। तो इट इंक्लूड्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड इंटरफेसेस। ओके, ये पेपर में डेफिनेशन आ सकती है और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है एसआरएस क्यों इम्पोर्टेंट है? एसआरएस गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ द सॉफ्टवेयर। डेवलपर्स और क्लाइंट्स को ना एक प्रॉपर आइडिया होता है सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है? क्योंकि एसआरएस इतना डिटेल लिखा होता है ना एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस और डेवलपर्स को पता होता है, क्योंकि एसआरएस में सब कुछ लिखा है तो डेवलपर्स को पता है कि उनको क्या बनाना है और क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हुए डेवलपर्स बना रहे, क्योंकि क्लाइंट ने एसआरएस में सब कुछ मेंशन करवा रखा है, राइट? इफ एसआरएस इज़ नॉट क्लियर तो कोडिंग में गो रॉन्ग। तो अगर एसआरएस ही आपका क्लियर नहीं है तो पॉइंट नहीं है, क्योंकि एसआरएस में बहुत कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है हो सकता है वो बिल्कुल सही ना बने। एसआरएस बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन होता है आपके सॉफ्टवेयर का। ओके, वंस द एसआरएस इज अप्रूव्ड देन द टीम कैन सेफली स्टार्ट डिज़ाइन एंड कोडिंग। जैसे ही आपका एसआरएस जो चिट्ठा है सॉफ्टवेयर का वो पूरी तरीके से बन जाता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है? जैसे ही वो बन जाता है उसके बाद डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग स्टार्ट होती है। तो पहले वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होती है। वेयर इज़ एस आर एस यूज? एस आर एस कहाँ यूज होता है? एस आर एस ना
दो जगह पे यूज़ होता है, यू हैव टू रिमेंबर कि कहाँ यूज़ होता है। एक होता है वेंडर प्रोजेक्ट्स में और एक होता है इन हाउस प्रोजेक्ट्स में। क्लाइंट्स गिव देयर रिक्वेस्ट टू एन आउटसाइड सॉफ्टवेयर कंपनी। बेसिकली इसमें बस इतना होता है कि जो वेंडर प्रोजेक्ट होता है इसमें क्या होता है कि क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट एक आउटसाइड सॉफ्टवेयर कंपनी को देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है XYZ और एक क्लाइंट आता है और उसको बोलता है भाई मुझे एक फूड डिलीवरिंग एप्लीकेशन बनानी है। तो क्लाइंट ने अपनी रिक्वेस्ट किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी को दी है और यहाँ पे जो वेंडर है मतलब जो कंपनी है वो SRS बनाती है बेस्ड ऑन क्लाइंट्स नीड। जो भी क्लाइंट को सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए वो सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ रेस्टोरेंट हायर्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी टू बिल्ड अ फूड डिलीवरी ऐप। जैसे मैंने कहा इसके अंदर क्लाइंट आया, उसने उसके बाद वेंडर ने उसकी एक SRS बनाई एंड फिर उस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अगर हम इन हाउस प्रोजेक्ट देखें तो बेसिकली कंपनी अपने लिए एसआर बनाती है, अपने ही सॉफ्टवेयर के लिए एसआर बनाती है, वो खुद के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है खुद के लिए, राइट। अमेज़ॉन किसी और के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा, खुद के लिए बना रहा है और वो अपने लिए खुद का SRS बना रहे हैं। तो ये हो गया इन हाउस प्रोजेक्ट एंड वेंडर प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्लाइंट आ रहा है किसी कंपनी के पास, अपना SRS बनवा रहा है एंड देन उसका सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। यहाँ पे खुद की कंपनी खुद के लिए SRS बना रही है, खुद के सॉफ्टवेयर के लिए। तो बस ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट डज SRS कवर। SRS क्या कवर करता है? तो अभी जो मैंने पहले बताया था आपको कि SRS इंक्लूड्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरफेसेस, राइट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप समझते हैं किसको बोल रही थी मैं, कि भाई वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसके जितने भी फीचर्स हैं यहाँ सब मेंशन किए जाएंगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली उसकी उस सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटीज़ होंगी, और इंटरफेसेस वो सॉफ्टवेयर किस किस के साथ कनेक्ट होएगा और कैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ बिहेव करेगा, वो इंटरफेस के अंदर आ रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो SRS होता है वो कोई एक छोटा सा डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, राइट। तो उसके अंदर ये सिर्फ 3 चीज़ें नहीं होती हैं, उसके अंदर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स होती है। ये तीनों मैं समझा चुकी हूँ आपको, राइट। तो फोर्थ होता है रिसोर्स रिक्वायरमेंट, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नीड। SRS डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी लिखा होता है कि उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एंड्रॉयड या iOS डिवाइस होना चाहिए, आपका पास इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए, और ये वाला डेटाबेस होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्स रिक्वायरमेंट वो भी मेंशन होती है। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, कंडीशन ऑफ यूज़ कि किन कंडीशन में सिस्टम विल रन, ठीक है। ऐप मस्ट रन 24/7 विदाउट टाइम, मतलब डाउन टाइम, मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो 24/7 चलेगा, ठीक है। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स तो ये है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, जो एस आर एस होता है उसके अंदर उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कुछ बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट हो गए, यूज़र डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो भी SRS के साथ अटैच्ड होते हैं। वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स SRS में आता है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स मतलब बेसिकली सिक्योरिटी, कि अगर एक मेडिकल ऐप बना रहे हैं तो पेशेंट का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये व्हाट डज SRS कवर, इन तीनों के अलावा we have resource requirements, operational requirements, documentation requirements and safety requirements। मैंने इसको
मैंने इसको ऐसे हाईलाइट किया है, पेपर में आपको आसान होगा, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि एसआरएस के अंदर क्या क्या होता है तो आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हो, इससे समझना और आसान हो जाएगा। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसआरएस। तो हमने 1.1 में ये चीज़ पढ़ ली कि एसआरएस क्या होता है और उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है जो कि पेपर में आ सकता है, ठीक है। वो पॉइंटर्स आपको दिमाग में याद रखने हैं। नेक्स्ट कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं ऐसे एसआरएस के, वो पढ़ते हैं। पहला है बेनिफिट्स ऑफ SRS according to IEEE 830। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड ही सारी कंपनीज फॉलो करते हैं SRS को बनाते वक्त, ठीक है। स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड है कि जो चीज़ हर कंपनी फॉलो करेगी, विच इज़ यूनिवर्सल, हर कंपनी को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस वजह से IEEE 830 सॉरी, ये स्टैंडर्ड हर कंपनी फॉलो करती है एसआरएस को बनाते वक्त। तो इसी स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड ये बोलता है कि क्या बेनिफिट है एसआरएस के। तो कुछ बेनिफिट्स हैं, आप उसको भी पढ़े, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर्स, ठीक है, कि भाई एसआरएस का क्या बेनिफिट होता है। पहला ये बात है, एसआरएस का फर्स्ट बेनिफिट होता है कि एक एग्रीमेंट की तरह काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है, राइट। एक कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर और डेवलपर के बीच में कि भाई कस्टमर की जो नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए और डेवलपर्स को वो चीज़ फुलफ़िल भी करनी पड़ेगी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। इसके अंदर ना जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। वैसे ही हमारे एसआरएस के अंदर सारी फंक्शनैलिटीज़ दी होती हैं, सॉफ्टवेयर की कॉन्स्टेंट्स दी होते हैं, मतलब क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं और आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके से बिहेव करेगा ये भी दिया होता है। थर्ड चीज़ कि कस्टमर चेक कर सकता है कि भाई जब ये आपका जब सॉफ्टवेयर बन के हाथ में आ गया है तो वो एसआरएस की हेल्प से ये चेक कर सकता है, हाँ भाई जो मैंने रिक्वायरमेंट्स दी थी वो पूरी तरीके से निभाई गई हैं कि नहीं निभाई गई हैं। तो इससे भी क्या हेल्प मिलती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास एक बैंकिंग ऐप का आपने एसआरएस बनाया, वो क्लियरली मेंशन कर रहा था कि मनी ट्रांसफ़र फीचर होना चाहिए, बैलेंस चेक होना चाहिए, सिक्योरिटी रूल्स होने चाहिए। अब कस्टमर लास्ट में वेरीफाई कर रहा है कि हाँ भाई एसआरएस में ये सब लिखा था और मेरा जो मेरा सॉफ्टवेयर हाँ मुझे ये सारे फीचर्स दे रहा है, तो वो वेरीफाई कर पा रहा है कस्टमर, ठीक है। तो जो फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट ऑफ एसआरएस में जो फर्स्ट है वो एग्रीमेंट है। आप इसे खुद से लिख लीजिए, मतलब लिख लेना पेपर में, मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड इज ऑप्टिमाइजेस डेवलपमेंट एफर्ट, ओके। तो इसमें क्या है, अगर आप एसआरएस में जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी तरीके से अच्छे से लिखते हो ना कि हाँ सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स होने चाहिए, इसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, सबको लिखते हो, तो डेवलपर्स को उसको डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाता है और एक्यूरेसी भी आती है। क्योंकि इमेजिन नो, अगर आपने पहले से ही अच्छे से लिखा हुआ है कि हाँ मुझे ये चीज़ें, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हाँ भाई मेरे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, डेवलपर को रीवर्क, रीडिज़ाइन, रीटेस्टिंग या बग फिक्स नहीं करना होगा ना बार 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 बार। उसके लिए तो उसको पता है मुझे ये चीज़ें करनी है और मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, इससे टाइम और कॉस्ट भी तो बचेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्टिमाइज़ करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, राइट। थर्ड पॉइंट है बेसिस फॉर कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेशन। तो प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने आपको बताया कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और पूरा प्रोसेस निभाया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो एसआरएस को पूरी तरीके से यूज़ करता है कॉस्ट, टाइम और रिस्क का एस्टिमेट लगाने के लिए, बिकॉज एसआरएस में सब कुछ है। तो एसआरएस की हेल्प से ये तीनों चीज़ों को वो एस्टिमेट लगा लेता है और देखता है कि हाँ भाई मेरा टीम का साइज़ कितना होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो घूम फिर के ना बात सिर्फ इतनी आ रही है कि जो एसआरएस है वो बढ़िया सा हो तो रिसोर्स प्लान करना आसान है, आप टाइम, कॉस्ट, रिस्क सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। बस यही है, आपको पॉइंटर्स याद रखने पेपर में, ठीक है। फिर बेसिस फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन।
अब जो अगर मतलब एसआरएस के अंदर आपने जो भी लिखा था, अब उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा। जो टेस्टिंग फेज़ होते हैं उसमें जो टेस्टर्स होते हैं वो फिर टेस्ट केसेस बनाते हैं और वेरीफाई करते हैं एसआरएस को। ठीक है, इससे मतलब सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी बढ़ती है और इंश्योर होते हैं कि हाँ सॉफ्टवेयर बिल्कुल बढ़िया से काम करता है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, पोर्टेबिलिटी एंड इंस्टॉलेशन। SRS also provide details about usability and installation, make it easier to transfer the software across different platform, departments and customer। मतलब कि भाई एक बार आपका सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका एसआरएस था वो बन गया, और एसआरएस के अंदर ना इतनी डिटेल्स होती हैं इंस्टॉलेशन की, यूजेबिलिटी की, मतलब सब कुछ कि हाँ भाई ये इन ऐप्स पे चल सकता है, इन डिवाइसेस पे चल सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट ये अज्यूम करना कि हाँ हम इस सॉफ्टवेयर को कहाँ तक मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये सॉफ्टवेयर चल सकता है, कौन, और हम इसे कहाँ कहाँ तक भेज सकते हैं, किस सेक्टर ऑफ एरियाज में भेज सकते हैं। तो इस एसआरएस डॉक्यूमेंट से हमें पोर्टेबिलिटी और इंस्टॉलेशन पता चलती है कि कैसे होगी। और फिर फ्यूचर इन्हांसमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई आप अपने एसआरएस को बाद में लाइक अपनी अपडेट्स भी देख सकते हैं। हाँ भाई जैसा मैंने एसआरएस बनाया है उस तरीके का मेरा सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं है। बाय चांस अगर कुछ मिस भी हो जाए तो आपका एसआरएस के अंदर आप और ज़्यादा अपडेट्स ला सकते हो, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर और इन्हांस हो जाएगा। तो अगर आप वेल रिटन एसआरएस बनाते हैं, इट इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ एडिंग न्यू फीचर्स, राइट। तो मैंने वही बताया, एसआरएस के अंदर अपडेट्स वगैरह करनी हो सकती है। तो एसआरएस करेक्टरिस्टिक्स पेपर में इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बस घूम फिरा कर वही सब कुछ आ रहा है आपको। मैंने कहा ये पॉइंटर्स को अच्छे से याद रखना है, ये जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर से, अगर आप इसे याद रखते हो तो ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं। यूनिट 1 बहुत आसान होगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो एसआरएस करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट होता है करेक्ट। ठीक है, अगर आपके एसआरएस में जो रिक्वायरमेंट है वो आप बहुत एक्यूरेटली लिखते हो तो आपका एसआरएस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एसआरएस के अंदर मतलब अगर आप चेंजेस कर पाते हो और आपके सॉफ्टवेयर को आप अपडेट कर पाते हो तो एसआरएस करेक्ट है। जैसे आप फूड एप्लीकेशन है आपके पास और आप अलाउ करते हो ऑनलाइन पेमेंट, तो बाद में इट शुड बी क्लियरली रिटन, राइट। अनएम्बिगियस मतलब एसआरएस में किसी भी चीज़ का ना मल्टीपल मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे एसआरएस में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उसका मतलब उसका कुछ भी मल्टीपल मतलब उसकी कुछ भी मल्टीपल मीनिंग्स नहीं होना चाहिए। एसआरएस क्लियर और नॉन कंफ्यूजिंग है। जब एग्जाम्पल के साथ जैसे हम समझते हैं, आप लिखते हो गुड सिक्योरिटी, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है एसआरएस में। फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग ऐप है आपके पास और वहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट में गुड सिक्योरिटी। अब ये अनबायस, इसके कुछ भी मतलब हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्टली लेते हो 128 बिट इंक्रिप्शन मतलब होता है कि भाई आपका जो डाटा है उसको आप रैंडम बना रहे हो, कोई क्लियर प्लेन प्लेन भाषा में नहीं, डाटा दूसरी तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपके आपके पेमेंट की आपके पेमेंट की रिसिप्ट है, ठीक है, उसमें आपका नाम सब कुछ लिखा हुआ है और ये रिसिप्ट आप किसी और को भेज रहे हो, तो ये जो पेमेंट रिसिप्ट है ना, ये कुछ रैंडम वर्ड्स होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर ऐसे नहीं जाएगी, एज इट इज़ नहीं चली जाएगी दूसरे बंदे पे, तो उसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो मैं बस इंक्रिप्शन का मतलब बता रही थी। बट सेकंड पॉइंट इज़ अनबायस्ड, किसी भी रिक्वायरमेंट का 3-4 मतलब नहीं हो सकते। अगर आप बोल रहे हो गुड सिक्योरिटी तो इसका कुछ भी मतलब हो सकता है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करना है जो आप कहना चाहते हैं। वही हम लोग बात कर रहे हैं ना, गुड
SRS, तो फर्स्ट होना चाहिए कि SRS करेक्ट होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए अनएम्बिगियस, तीसरा होना चाहिए प्रिसाइज। प्रिसाइज का भी एक्चुअली आपको यही मतलब लगेगा देखा जाए तो, पर इसका ये मतलब है कि जैसे आप रिक्वायरमेंट है, अब आप अपनी रिक्वायरमेंट में कुछ भी ऐसा ही वर्ड नहीं लिख सकते हैं, सेम अनबाइक जैसा ही लगेगा कि उसको उस रिक्वायरमेंट का कोई फाल मतलब कुछ भी डब दूसरा मीनिंग नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड आपको यूज़ करना है, हाँ, जिसको आप मेजर कर सको कि हाँ भाई मैं जाकर चेक कर सकूँ कि जो ये चीज़ लिखी हुई है, हाँ मैं इसको चेक कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ होम पेज लोड्स फास्ट, आप लिख सकते हो लोड्स इन 2 सेकेंड। मतलब आपका एक वेब पेज है, आपके ऐप का वेब पेज है, उस वेब पेज को लोड होने में आपने ऐसे लिखा कि SRS में कि वो बहुत फास्ट लोड होता है, बट एग्जैक्टली यू शुड राइट एज इट लोड्स इन 2 सेकेंड्स। फोर्थ इज कंप्लीट। SRS के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है SRS बनाते वक्त। फिफ्थ इज़ कंसिस्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल SRS में एक जगह आपने यूज़ करा कस्टमर और दूसरे ही पल आप यूज़ कर रहे हैं यूज़र, तो इससे SRS में कन्फ्यूजन आएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए। वेरीफाइबल, तो वेरीफाइबल का मतलब वही जो मैंने कहा था, जैसे कि आपका एक ऐप है और ऐप का जो ऐप है वो 2 सेकंड में लोड होता है, तो वो वेरीफाइबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है लोड्स क्विकली, इससे मैं वेरीफाई कैसे करूँगी, मुझे क्या पता कितना क्विकली। तो मैं आपकी एप्लीकेशन में जाऊँगी, देखूँगी 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, दैट इज़ टेस्टेबल, अनमेजरेबल, वेरीफाइबल, राइट। मॉडिफायर, SRS वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि अगर बाय चांस मुझे SRS में कोई चेंजेस करना हो तो मैं कर पाऊँ, इस हिसाब से SRS लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और बाद में सॉफ्टवेयर के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट भी होने चाहिए। एट पार्ट इज ट्रेसेबल। ट्रेसेबल मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट है इट शुड बी लिंक टू अ बिजनेस यूजर नीड्स, फाइन। एंड नाइन्थ इज रैंक्ड फॉर इम्पोर्टेंस, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रायोरिटाइज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, क्योंकि बिना पेमेंट के एप्लीकेशन का क्या ही मतलब है, राइट। तो पेमेंट जो सिस्टम है ये मॉड्यूल एक एप्लीकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट को आप एसेंशियल मार्क करेंगे। और एक डिस्काउंट वाला ऑप्शन होता है वो ऑप्शनल होना चाहिए, राइट, सिंपल। एंड टेंथ इज अदर फीचर। अदर फीचर यानी कि SRS अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, डिज़ाइन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो पेपर में क्वेश्चन जैसे आएगा मैं आपको बता देती हूँ। SRS के करेक्टरिस्टिक्स बताओ। फर्स्ट, करेक्ट होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए, रैंक फॉर इम्पोर्टेंस एंड अदर फीचर्स। तो ये 10 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ SRS। अगर आपका SRS सही नहीं है, मतलब आपने मतलब सही तरीके से आपने नहीं लिखा है, तो उसके क्या मेजर इम्पैक्ट्स होंगे। इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड शेड्यूल। फॉर एग्जांपल आपने सही तरीके से नहीं लिखा है, आपने फॉर एग्जांपल आपका फूड डिलीवरी एप्लीकेशन था और उसमें आपने ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन सही तरीके से लिखा ही नहीं SRS में, तो बाद में वो ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, राइट। आपने SRS के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी होगी ना सॉफ्टवेयर की, तो आपने बाद में रियलाइज़ किया होगा कि भाई इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि SRS में आपने नहीं लिखा है, तो बाद में जाकर फिर टाइम लगेगा, SRS में आपको लिखना पड़ेगा और फिर डेवलपमेंट फेज में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड इज़ इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी। अगर आपका SRS बहुत बुरा है और उसमें रिक्वायरमेंट भी पूरी तरीके से आपने नहीं लिखी है, तो आप सही से टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, जिससे आपका सॉफ्टवेयर बहुत लो क्वालिटी का बनेगा, राइट। और हो सकता है कि बाद में जाकर उसमें बहुत बग्स निकले। इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मिसिंग है
तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस तो पूरी हुई नहीं, तो वो सॉफ्टवेयर के पैसे क्यों ही देगा, राइट। फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग ऐप है, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसमें यूपीआई जो है वो मिसिंग नहीं हो, राइट, उसमें यूपीआई हो, लेकिन वो आपने एसआरएस में नहीं लिखा, तो कस्टमर का ट्रस्ट डैमेज होएगा। फोर्थ इज इम्पैक्ट ऑन मेंटेनेंस। इम्पैक्ट ऑन मेंटेनेंस इज कि भाई ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मतलब आपके एसआरएस में ट्रेसिबिलिटी नहीं है, आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कनेक्ट है, या फिर आप ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये एग्जांपल है फूड डिलीवरी, ये एग्जांपल है फूड डिलीवरी ऐप का। आप उसके अंदर ये ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम को ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम ही नहीं कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ एसआरएस डजंट शो हाउ ऑर्डर ट्रैकिंग इज लिंक्ड टू द डेटाबेस, फ्यूचर अपडेट्स में ब्रेक द सिस्टम। मतलब बिना ऑर्डर ट्रैकिंग के जो जो मतलब आपका आपका जो कस्टमर है उसको पता ही नहीं ना उसका खाना कहाँ पे है, किधर है, जिसकी वजह से आगे जो कस्टमर है उसको अपडेट्स आएंगे ही नहीं कि भाई मुझे खाना कब मिलेगा, कहाँ कुछ। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इससे पता लगता है कि एसआरएस कितना इम्पोर्टेंट है। बिना एसआरएस के आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन पेपर में आता है। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एसआरएस, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट यस इसके अंदर ये है कि आपको फॉलो करना है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो मोस्टली कंपनीज IEEE 830 को फॉलो करती हैं, बिकॉज़ ये कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और एक पॉपुलर स्टैंडर्ड है, तो मोस्टली सारी कंपनीज यही फॉलो करती हैं एक सॉफ्टवेयर को के डेवलपमेंट के टाइम पे। और कंसीडर द इन्वायरमेंट मतलब कि सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त आप आपका जो क्लाइंट है, और क्लाइंट जो ऑफ कोर्स क्लाइंट जो है वो चाहता है ना अपने पब्लिक को सॉफ्टवेयर देना, तो उसकी पब्लिक क्या है, हो सकता है उसकी पब्लिक टीन्स हो, राइट। तो अपने रीडर्स को और ऑथर्स को माइंड में रखते हुए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट। तो बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एसआरएस के करेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी बताया, एसआरएस के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट, वेरीफाइबल, मॉडिफाइबल एंड ट्रेसेबल। इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखते हुए आपको एसआरएस बनानी है। जॉइंट प्रिपरेशन, तो ऐसा होता है कि भाई मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं एसआरएस पे, तो भाई एसआरएस में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग हाथ पैर मार रहे हैं, तो किसी का भी आइडिया क्लैश नहीं करना चाहिए। तो आपको सबको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू मेंशन इनटू द एसआरएस, राइट। वो चीज़ का खास ध्यान रखना। एसआरएस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब एसआरएस बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो उसकी अपडेट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एसआरएस के अंदर, कि भाई अगर आपने एसआरएस के अंदर कुछ चेंज किया, ठीक है, वो बाद में सॉफ्टवेयर के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट, तो ये हमारा है एसआरएस का स्ट्रक्चर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड एसआरएस का स्ट्रक्चर मतलब एसआरएस के अंदर क्या होगा एक्चुअली में, ठीक है। सिर्फ मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होएगा एसआरएस का जब बनता होगा तो वो कैसा दिखता होगा। तो IEEE 830 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एसआरएस के अंदर। इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अगर आप सेक्शन 1 देखोगे अपने एसआरएस के, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये 3 पार्ट होते हैं, और उन 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, ये सेक्शन 1 होता है। इसके अंदर ना बैकग्राउंड और ओवरव्यू दिया जाता है सॉफ्टवेयर का,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ना बहुत सारे सबसेक्शंस होते हैं, जिसमें पहला होता है पर्पस, कि सॉफ्टवेयर को क्यों बनाया जा रहा है और किस लिए बनाया जा रहा है, ये लिखा होता है। स्कोप, गोल्स और मेन फंक्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर के। थर्ड होता है डेफिनेशन एंड एक्रोनिम्स, मतलब इंट्रोडक्शन का सबसेक्शन में ये जो थर्ड पार्ट होता है ये एक्रोनिम्स और डेफिनेशन का होता है, कि जितनी भी स्पेशल टर्म्स होती हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, एब्रिविएशंस होते हैं, वो सब इस पार्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीपीएस है तो उसकी फुल फॉर्म दी जाएगी, क्योंकि एसआरएस को समझना भी तो पड़ेगा ना क्लाइंट को, कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, तो फुल फॉर्म्स वगैरह भी दी जाती हैं ऐसे। रेफरेंसेस होता है फोर्थ पार्ट में। रेफरेंसेस मतलब एसआरएस के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो भी अटैच्ड होते हैं। और फिफ्थ होता है ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में कि भाई एसआरएस कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, वो लिखा होता है। सेक्शन 2 होता है जनरल डिस्क्रिप्शन। ये हमें एक ब्रॉड व्यू देता है सॉफ्टवेयर का विदाउट टू मच डिटेल, मतलब बहुत ब्रॉड व्यू होता है लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं होते। इसके अंदर भी सब सेक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, कि ये जो प्रोडक्ट है ये दूसरे सिस्टम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फूड ऐप है, वो पेमेंट गेटवे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, या फिर रेस्टोरेंट डेटाबेसेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है ना। जुड़े मतलब आपका सॉफ्टवेयर जुड़ा होगा ना दूसरे कहीं सॉफ्टवेयर के साथ, वो पेमेंट गेटवे आपके खुद के सॉफ्टवेयर में तो होगा नहीं, वो गूगल पे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, तभी पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो मतलब तभी पैसे आप भी दे पा रहे हैं, तो कैसे कनेक्ट हो रहा है इसके अंदर ये लिखा होता है। सेकंड होता है प्रोडक्ट फंक्शंस। यहाँ पे जितने भी मेजर फंक्शंस होते हैं आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो मेंशन किए जाते हैं, जैसे लॉगिन, मेन्यू, कार्ट, रेस्टोरेंट, सब कुछ लिखा होता है यहाँ पे। थर्ड होता है यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब यहाँ पे होता है कि आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले किस तरीके के यूज़र्स हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज है नहीं है, और ये सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है। नेक्स्ट जो SRS के स्ट्रक्चर में जो आता है वो आता है सेक्शन 3 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं बेसिकली ये डिटेल रिक्वायरमेंट होती हैं आपके एसआरएस की, जैसे डिटेल रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस डिज़ाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, कोडिंग रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, ये पूरी डिटेल इस सेक्शन के अंदर लिखी होती है। इसके सब सेक्शंस का मतलब ये सब सेक्शंस मतलब इस हेडलाइन के नीचे ये सारी डिटेल्स लिखी होती है, इसके नीचे ये, तो यहाँ पे जहाँ पे भी सब सेक्शंस आ रहे हैं वो एक पर्सनल एक अलग एक सेपरेट हेडलाइंस है, उसके अंदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं। जैसे जनरल कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे सिस्टम लिमिट्स लाइक परफॉर्मेंस, यहाँ पे मेंशन होती है कि भाई जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसकी क्या लिमिट्स हैं, मतलब उसकी मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दैट एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन है वो 10,000 यूज़र्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, इससे ज़्यादा वो यूज़र्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट में ये लिख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन मस्ट सपोर्ट 10,000 यूज़र्स एट द सेम टाइम, राइट, तो ये चीज़ लिखी होती है। सेकेंड सब सेक्शन आता है अजम्पशन एंड डिपेंडेंसी, कि जो आपका सॉफ्टवेयर हो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट, उसको कौन से रिसोर्स चाहिए, इन रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, बिना इसके वो शायद नहीं चल पाएगा। तो जैसे एंड्रॉयड, आपका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड बेस्ड है या फिर iOS बेस्ड या फिर इंटरनेट उसको चाहिए चलने के लिए, या फिर वो ऑफलाइन चल सकता है, राइट, तो ये रिसोर्सेज उसको चाहिए होंगे। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, ये अलग से एक हेडिंग होती है और इसके अंदर लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ, ERP के साथ, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ। तो अब हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि आपका सॉफ्टवेयर की जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी होंगी, इसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा और ऑल फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट, कि आपका सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है, तो इसी सेक्शन के अंदर आपके सॉफ्टवेयर के हर फीचर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, राइट, कि आपके सॉफ्टवेयर की क्या स्पीड होगी, रिस्पॉन्स टाइम होगा, या फिर क्या लिमिट्स होंगी, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं। डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स,
कुछ रूल्स होते हैं डिज़ाइंस के, मतलब जावा बैकएंड पे चलेगी, HTML फ्रंट एंड पे होगी, ये सारी जो डिज़ाइनिंग रूल्स हैं इसका भी एक सेक्शन होता है, मतलब सॉरी, इसका भी एक सब सेक्शन होता है आपके सेक्शन 3 हेडलिंग के अंदर। फिर स्टैंडर्ड कंप्लाइंस कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ये किन किन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई होना चाहिए। कंप्लाइंस इज़ द कंप्लाइंस इज़ बेसिकली गवर्नमेंट लॉज स्टैंडर्ड। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना उनको ना गवर्नमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो मार्केट में चल सकता है। फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेलिंग एन एग्जांपल टू, लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आपको हिप्पा करके एक स्टैंडर्ड ये फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कोई हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर को बना रहे हो। वैसे ही आपको आपको जब मतलब आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपना सॉफ्टवेयर बनाना होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है GDRP, दिस इज़ ऑल्सो एन स्टैंडर्ड। ओके, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है। फिर आता है लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट, यहाँ पे डेटाबेस की नीड्स लिखी होती हैं SRS के अंदर। और फिर लास्ट वन है सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स। तो जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है दिस डीप डाइव इनटू SRS स्ट्रक्चर, ये SRS को बनाते वक्त बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि SRS के अंदर होता क्या है। तो पूरा SRS का स्ट्रक्चर है कि पहले उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है, फिर उस इंट्रोडक्शन में इतने सारे सेक्शंस होते हैं, फिर उसके अंदर एक जनरल डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन होता है, उसके अंदर ये वाले सारे के सारे सेक्शंस होते हैं। फिर आपके पास एक लास्ट सेक्शन आता है, ये इसके अंदर भी पूरे डिटेल्ड सॉफ्टवेयर के बारे में लिखी होती है। तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है SRS। तो हमारी हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो SRS स्टैंडर्ड हैं वो है जो मतलब जो हर सॉफ्टवेयर कंपनी यूज़ करती है वो तो IEEE स्टैंडर्ड 830 है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन एक और स्टैंडर्ड है, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। उस स्टैंडर्ड का नाम है DOD, दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपकी बुक में ये और ये स्टैंडर्ड का ही मेंशन है, और सबसे ज़्यादा आपको मतलब सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो DOD का सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा कि हाँ ये क्या चीज़ है, पर जो आपको पेपर में SRS लिखना पड़ेगा किसी सॉफ्टवेयर के लिए खुद से, वो इसी स्ट्रक्चर के बेस पे लिखना पड़ेगा जो IEEE का स्ट्रक्चर, ना कि DOD का, बिकॉज DOD का इंटरनल होता है। विल डिस्कस, पहले इसको डिस्कस करते हैं। IEEE स्टैंडर्ड 830 बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करता है, मतलब हर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी इसका ही यूज़ करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसका ना इसका रेडीमेड टेम्पलेट होता है, मतलब पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है, हमने देखा भी SRS का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, देन वो सब कुछ जो है वो पूरी की पूरी टेम्पलेट दी जाती है खाली, और जो कंपनीज होती है वो उसको अपने हिसाब से भरती हैं, मतलब, और उस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ी बात है। और इसका पूरा फोकस होता है कि आप अपने फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर की सबसे इम्पोर्टेंट कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और उसकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, इसके ऊपर बहुत फोकस करता है ये डॉक्यूमेंट। तो IEEE के जो IEEE स्टैंडर्ड है जो बेसिकली इसका जो SRS बनता है वो कैसे बनता है, सेम इंट्रो, जनरल डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यही चीज़ अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, राइट। और DOD इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बेसिकली ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है US के अंदर। और ये जो डिपार्टमेंट है इसका भी अपना एक स्टैंडर्ड है SRS को बनाने के लिए, बट द थिंग इज़ कि ये मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत क्रिटिकल है, तो इनका SRS कोई पब्लिक नहीं होता, वो अपने सॉफ्टवेयर के लिए जो SRS बनाते हैं वो इंटरनल होता है, वो पब्लिक नहीं होता है, ठीक है।
और अगर मैं इनका बताऊं तो इनका एसआरएस कैसा होता है, इनका एसआरएस कुछ ऐसा होता है, पहले सेक्शन में कुछ ये लिखा होता है, फिर ये लिखा होता है, फिर ये लिखा होता है। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये पूरा इनका सेक्शन, ये मतलब ये सारा सेक्शन इनके उसमें दिया होता है। ठीक है, ये पेपर में इतना नहीं पूछा जाएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरनल टू देम, पर पेपर में हमारा IEEE वाला जो स्टैंडर्ड है ये पूछा जाएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम लास्ट टॉपिक पहुंच गए, बी हैप्पी, बिकॉज ये लास्ट टॉपिक है और क्वेश्चन आता है 10 to 15 मार्क्स का पेपर में, जिसमें आपको क्या करना है, आपको एसआरएस बनाना होता है पेपर के अंदर। ठीक है, आपको एक एक प्रॉब्लम दी जाएगी कि आपको एक, फॉर एग्जांपल आपको बैंकिंग ऐप का एसआरएस लिखना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम दी जाएगी, बेस्ड ऑन दैट आपको एसआरएस बनाना है। तो बुक के अंदर एक केस स्टडी दी है एसआरएस की, और उस केस स्टडी में बताया गया कि भाई बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है कि हाँ भाई एक XYZ मतलब एक कंपनी है और उसको एक मतलब उसको एक एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, उसको एक एप्लीकेशन बनानी है, कॉमर्स एप्लीकेशन। ठीक है, कॉमर्स एप्लीकेशन उसको बनानी है, अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा उसको अपनी रीच बनानी है, तो उसको एप्लीकेशन बनानी है। उसके लिए उसको एक SRS लिखनी है। ठीक है, और वो SRS यहाँ पे मैंने पूरी लिखी है। बुक में अगर आप देखेंगे तो एसआरएस बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब फर्स्ट टाइम बुक में इतना बड़ा कुछ लिखा हुआ देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पेपर में आप इसको क्वेश्चन को किसी भी ऐप के लिए आ जाए, आपको एग्जैक्टली ये ही लिख के आना है पेपर में। ठीक है, 10 to 15 मार्क्स पक्के हैं। अगर पेपर में एसआरएस क्या मतलब आपको एसआरएस बनाना आता है तो आप ये लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आप ये लिख सकते हैं, ये इसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, पर्पस, स्कोप, ठीक है, फिर डेफिनेशन, एक्रोनिम, ओवरव्यू, फिर हम अपने सेकंड सेक्शन में आएंगे, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, देन वी हैव प्रोडक्ट फंक्शन, यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, assumption एंड डिपेंडेंसी। फिर हम थर्ड सेक्शन में आएंगे और वहाँ पे हमें ये सब लिखना है, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर ये सारे रिक्वायरमेंट्स आएंगे। फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, कॉन्स्ट्रेंट्स, लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट, सिस्टम एट्रीब्यूट्स। तो लास्टली मैं बस ये कहूँगी आपसे कि जो लास्ट मैंने आपको एसआरएस बताई है ना, वो आपको खुद से लिखनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले सेक्शन का, मेरे ही नोटबुक में से है, और इसको एक बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और बेस्ड ऑन एनी एप्लीकेशन आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको 10 to 15 मार्क्स पक्का मिलेंगे अगर एसआरएस कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन आ जाए तो डू दैट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।